हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। और श्वसन तंत्र के बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ डिस्कशन किया था, सामान्य जानकारी के बारे में कि श्वसन होता है वो किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है। और आज हम पढ़ेंगे मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। मानव का श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कुछ जीवों में विशेष प्रकार के श्वसन तंत्र उपस्थित होते हैं, उन बारे में कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार से श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। हमने पिछले क्लास में यानी 11th की क्लास में हमने ये सारे पढ़ चुके थे कि जैसे कि देखते हैं कि जो पहले सबसे पहला संघ है वो प्रोटोजोआ है, उसके बाद में प्रोटोजोआ के बाद में पोरीफेरा है, प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद में हमने देखा था पोरीफेरा, उसके बाद में हमने देखा था सिलेंटेंट्रा। पोरीफेरा के बाद में हमने कौन सा देखा था, सिलेंटेंट्रा। उसके बाद में हमने देखा है वो आपको ध्यान रखना है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और उसके बाद में एस्केहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज, इन सभी के अंदर आप ध्यान दीजिए तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, इन सभी के अंदर जो त्वचा होती है, बाह्य त्वचा होती है, ये बाह्य त्वचा की सतह होती है, उस सतह से क्या होता है, श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो इन जीवों में जो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेंट्रा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज के सदस्य हैं, उनके अंदर श्वसन की क्रियाविधि होगी वो किसके माध्यम से होती है, बाह्य त्वचा के माध्यम से होती है। नोट डाउन करते रहें आप। उसके बाद में हम देखिए कि जो श्वसन की क्रियाविधि में आप ध्यान दीजिए, अगला है वो कौन सा, एनिलिडा। और एनिलिडा के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल होती हैं, आर्द्र जो क्यूटिकल होती हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल, और मॉइस्ट क्यूटिकल होगी या अदर क्यूटिकल होती है, उसके माध्यम से श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। एनिलिडा में जैसे हमने देखा था केंचुए के अंदर जो श्वसन की क्रियाविधि होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मॉइस्ट क्यूटिकल या आर्द्र जो क्यूटिकल होती है उसके माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। फिर उसके बाद में आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमें ध्यान रखना है कि आर्थ्रोपोडा में जैसे जलीय आर्थ्रोपोडा है, उस जलीय आर्थ्रोपोडा के अंदर तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो जलीय आर्थ्रोपोडा का उसके अंदर गिल्स होते हैं। जैसे क्रेस्टेशिया जो वर्ग है उसके सदस्य होते हैं, उन क्रेस्टेशिया वर्ग के सदस्यों के अंदर जो श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से होता है। तो क्रेस्टेशिया वर्ग के सदस्यों के उनके अंदर गिल्स के माध्यम से श्वसन होता है। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए इंसेक्टा में, मकड़ी वगैरह है, इंसेक्टा के जो है कीट वगैरह जिनमें, इसमें आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना श्वसन नलिकाएं होती हैं, वो श्वसन नलिकाओं के माध्यम से आप श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। जो श्वसन नलिकाएं होगी उनके माध्यम से श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। और आप देखेंगे कि कुछ जैसे आप देखते हैं एरेक्निडा के सदस्य होते हैं, एरेक्निडा के, और एरेक्निडा के सदस्य होते हैं, उन एरेक्निडा के सदस्यों के अंदर आप ध्यान दीजिए जैसे मकड़ी है, बिच्छू है, तो उसके अंदर आप ध्यान दीजिए बुक लंग उपस्थित होते हैं, पुस्तक फुफ्फुस उपस्थित होते हैं, जिनके माध्यम से श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो ये हमें ध्यान रखना आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में श्वसन की क्रियाविधि। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का, और मोलस्का होने उनमें अधिकांश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनके माध्यम से श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। मोलस्का के बाद में आता है इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा होगा उसके अंदर श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो इकाइनोडर्मेटा होता है उसमें ट्यूब फीट होते हैं जिनके माध्यम से, यानी नलीपाद होते हैं जिनके माध्यम से श्वसन की क्रियाविधि अधिकांश इकाइनोडर्मेटा में होती है। नलीपाद होंगे उनके माध्यम से श्वसन की क्रियाविधि है वो किसमें संपन्न होती है, इकाइनोडर्मेटा में होती है। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाता है इकाइनोडर्मेटा के बाद में, तो आपको देखना है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा है उसमें आप देखेंगे तो जैसे यूरोकॉर्डेटा है, प्रारंभिक जो कॉर्डेटा उसमें क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेटा है, मछली है, उनके अंदर गिल्स होते हैं। तो मछलियाँ जो पीसीज वर्ग के होते हैं यूरोकॉर्डेटा होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और मछली के अंदर किसके माध्यम से होगा, गिल्स के माध्यम से होता है। और मछली में भी हमने देखा था कि जो बोनी फिशेज होती हैं उन बोनी फिशेज के अंदर 4 पेयर्स किसके होते हैं, तो आपको देखना है गिल्स के होते हैं। और इस प्रकार से हमें मछलियों के बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि इसके बाद में कौन सा वर्ग आएगा, तो आपको ध्यान रखना है एम्फीबिया, और एम्फीबिया में जो मेढक होता है उस मेढक के अंदर या एम्फीबियम होता है उसमें 3 प्रकार से श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। श्वसन क्रियाविधि हो तो वह लंग्स के माध्यम से भी होती है, इनमें आप देखेंगे तो श्वसन की क्रियाविधि होती है वो बकोफेरेंजियल जो होती है मुख ग्रसनी होती है उसके माध्यम से भी होती है। और इसमें श्वसन होता है वह आर्द्र क्यूटिकल के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से होता है। अधिकांश श्वसन होगा वो किसके माध्यम से होता है, आर्द्र त्वचा के माध्यम से मेढक में होता है। जबकि मेढक में टेडपोल लार्वा में देखा तो श्वसन होगा वो गिल्स के माध्यम से होता है। फिर उसके बाद में आ जाता है वो आपको देखना सरीसृप आता है, सरीसृप के बाद में आता है वो एवीज आता है, और एवीज के बाद में आता है मेमेलिया।
तो इस प्रकार से एवीज एवं मैमिलिया होते हैं, इनके अंदर श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो आपको ध्यान का लंग्स के माध्यम से होता है। श्वसन तंत्र इसमें विकसित प्रकार का पाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में जो श्वसन होता है वो किस प्रकार से होता है, इनमें किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाएगा उस बारे में हमें ध्यान देंगे। तो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेंट्रा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, जैस्केल्मिन्थीज में बाह्य त्वचा के माध्यम सतह से, एनलिडा में मॉइस्ट क्यूटिकल होती है उसके माध्यम से, ऑर्थोपोडा में जलीय ऑर्थोपोडा में गिल्स के द्वारा, इंसेक्टा के सदस्य में जो श्वसन नलिकाएं होती हैं उनके माध्यम से, और एरेक्निडा के सदस्य होते हैं उनके अंदर बुक लंग्स होता है उसके माध्यम से होता है। बिच्छू है, मकड़ी इत्यादि इनमें होते हैं, लिम्युलस है। उसके बाद में आप देखिए मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इनमें मोलस्का में गिल्स होता है, इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट्स होते हैं, नलीपाद होते हैं, और कॉर्डेटा होंगे उसमें यूरोकॉर्डेटा एवं मछली होंगे उनमें गिल्स होते हैं, और मेढक के अंदर होंगे वह आपको तीन प्रकार से श्वसन लंग्स के माध्यम से हो सकता है, या मुख ग्रसनी के माध्यम से, बैकोफेरेंजियल के माध्यम से, या आपको ध्यान रखना है इनमें जो मोइस त्वचा होगी उसके माध्यम से होता है, नम त्वचा के माध्यम से श्वसन होता है। फिर सरीसृप एवीज एवं मैमिलिया के अंदर लंग्स होते हैं। तो इनमें आप ध्यान दीजिए मैमिलिया होता है उनके अंदर विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करेंगे मानव के अंदर श्वसन तंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिए मानव के अंदर श्वसन तंत्र होता है, उसका विकास किस प्रकार से होता है और उनके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं उस बारे हम डिटेल से देखेंगे। तो आप देखेंगे कि मानव के अंदर विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान होगा विकसित प्रकार के श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। तो मानव में आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है जिनके माध्यम से क्या होता है गैसों का विनिमय होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और मानव के अंदर जो श्वसन तंत्र होगा उसका निर्माण होता है वो किन किन अंगों से होता है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले बाहर की ओर होता है नासा द्वार, और नासा द्वार होते हैं एवं आपको ध्यान रखना नासा द्वार के बाद में कौन सा भाग होगा, तो नासा गुहा भाग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि नासाद्वार और नासा गुहा के बाद में अगला भाग होगा वो आपको ध्यान रखना नासा ग्रसनी होगा। कौन सा भाग हो जाएगा, नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी के बाद में अगला भाग होता है वह हमें ध्यान रखना है कौन सा होता है, तो उसके बाद में नासा ग्रसनी होगा वो कंठ या लैरिंग्स में खुलता है। कंठ या लैरिंग्स होगी वह ट्रेकिया में खुलती है, श्वास नली में खुलती है, और श्वास नली होगी उसके साथ में अगले आगे भाग होंगे वह श्वसनी एवं श्वसनिकाएँ होगी। तो श्वसनी तथा श्वसनिकाएँ होगी उनमें जाकर के खुलती हैं। तो इस प्रकार से श्वसनी एवं श्वसनिकाएँ होंगी उनसे मिलकर के और ये संरचना बनेगी और उससे क्या बनने फेफड़ों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से फेफड़े या फुफ्फुस का निर्माण होता है। ये सभी अंग मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं, तो मानव के अंदर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए वो कौन सा, ध्यान रखना नासा द्वार एवं नासा गुहा के बारे में। तो आप ध्यान देंगे कि जो बाहर की ओर खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य नासा छिद्र कहा जाता है। तो जिसके माध्यम से श्वसन तंत्र बाहर की ओर खुलता है, बाहर की ओर छिद्र होते हैं, उसे हम बाह्य नासा छिद्र या इसे हम क्या कहेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं जिनके माध्यम से श्वसन तंत्र होगा वो बाहर की ओर खुलता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में भीतर की ओर अंदर की ओर जो खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक नासा छिद्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अंदर की ओर खुलेगा उस भाग को हम क्या कहेंगे, आंतरिक नासा छिद्र कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे इंटरनल नोस्ट्रिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इंटरनल नोस्ट्रिल्स का निर्माण हो जाएगा, ये एक जोड़ी उपस्थित होते हैं और बाहर की ओर भी एक जोड़ी के रूप में उपस्थित होंगे। तो एक जोड़ी के रूप में बाहर की ओर छिद्र उपस्थित होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, नासा छिद्र कहा जाता है। और इस प्रकार से बाह्य नासा छिद्र और आंतरिक नासा छिद्र होता है, उनके मध्य का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेजल चैम्बर कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे नासा गुहा कहा जाता है। ध्यान दीजिए तो क्या ध्यान रखना है आपको, बाह्य नासा छिद्र एवं आंतरिक नासा छिद्र होता है, इनके बीच का भाग होता है, उस बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, नेजल चैम्बर, या इसे हम क्या कहेंगे नासा गुहा कहा जाता है। अब देखिए इस नासा गुहा में 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जो प्रारंभिक भाग होता है नासा गुहा का, उस प्रारंभिक भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपको जानना है प्रारंभिक भाग को हम वेस्टिब्यूल कहा जाता है, वेस्टिबुलर क्षेत्र, या इसे हम क्या कहेंगे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो प्रारंभिक भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे वेस्टिब्यूल कहा जाता है, और इसमें क्या पाते हैं, रोम उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, रोम उपस्थित होते हैं, एवं आपको ध्यान रखना है श्लेष्मिक उपकला उपस्थित होती है।
उपकला होती है वो किस प्रकार की होती है, श्लेष्मी प्रकार की होगी। और क्या उपस्थित होते हैं, रोम उपस्थित होते हैं जो कि धूल के कणों को श्वसन तंत्र के अंदर जाने से रोकने का कार्य करते हैं। तो नासा गुहा होगी, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपको कौन सा ध्यान रखना है, वेस्टिब्यूल्स, जिसके अंदर रोम नुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं जो धूल के कण एवं अन्य अवांछित पदार्थ होते हैं उनको अंदर जाने से रोकने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, जो बीच का मुख्य पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी छत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये छत्र होगा उसे हम श्वसनी छत्र या रेस्पिरेटरी पार्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार का पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी पार्ट, या इसे हम कहते हैं तो आपको ध्यान कर रेस्पिरेशन छत्र कहा जाता है, रीजन कहा जाता है, श्वसनी छत्र कहा जाता है या श्वसन छत्र कहा जाता है। और ये श्वसन छत्र होगा उसमें ध्यान दीजिए, तो ये श्वसन छत्र होता है उसमें आप देखेंगे कि श्वसन छत्र होगा वो 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर के बना होता है। यानी श्वसन छत्र होगा उसमें 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर, उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी उपास्थियाँ होती है, तो उसके लिए एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। 3 प्रकार की उपास्थियाँ होगी उनसे मिलकर के बनता है। एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सी, मैक्सिला, तो मैक्सिला अस्थि होगी, उस मैक्सिला अस्थि से बना होगा, उपास्थियाँ नहीं की सॉरी अस्थियाँ होगी, एक मैक्सिला होगी। फिर उसके बाद में एथेमॉइड होगी, कौन सी होगी, एथेमॉइड। तो इस प्रकार से सेकंड आपको ध्यान रखना है एथेमॉइड प्रकार की, और थर्ड आपको ध्यान रखनी है नेजल प्रकार की। ये 3 प्रकार की होती हैं। कई बार कुछ किताब आपको 4 प्रकार भी मिल जाते हैं, प्री मैक्सिला, प्री मैक्सिला का एक भाग है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की मुख्य अस्थियाँ होगी जिनसे इस प्रकार से ये जो श्वसन छत्र होता है उसका निर्माण होता है। मैक्सिला हो गया, दूसरा एथेमॉइड और तीसरा कौन सा हो गया, नेजल। ये 3 प्रकार की जो अस्थियाँ होती हैं उनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है। ये अस्थियाँ होती है ये घुमावदार होती है, यानी अस्थियाँ होगी वो इस प्रकार से घुमावदार होती है। ये हमें ध्यान रखना है, ये अस्थियाँ किस प्रकार की, इस प्रकार से घुमावदार होगी, जिसके कारण से वायु है वो अंदर की ओर प्रवेश करेगी, वो ऐसे घूमते हुए प्रवेश करेगी। और घूमते हुए प्रवेश करने के कारण से जो वायु का तापमान है वो तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। जैसे वातावरण का तापमान अधिक होता है, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर बहुत कम होता है, ठंड होती है, उस समय भी शरीर में जो प्रवेश करने वाली वायु होगी फेफड़ों में, उस वायु का तापमान है वो शरीर के तापमान के बराबर लाने का कार्य होता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, इन अस्थियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है, जिन्हें हम ट्रिब्यूनल्स कहेंगे या क्या कहते हैं, कोंकी कहा जाता है। तो इस प्रकार की अस्थियों को हम क्या कहेंगे, ट्रिब्यूनल या कोंकी कहा जाता है। इन ट्रिब्यूनल या जो कोंकी अस्थियां होती हैं जिनके कारण से आपको ध्यान रखना है कि जो प्रवेश करने वाली वायु होती है उस वायु का मार्ग होगा वो घुमावदार एवं लंबा हो जाता है। और वायु का मार्ग घुमावदार और लंबा होने के कारण से जो प्रवेश करने वाली वायु है उसका तापमान होता है वो शरीर के तापमान के बराबर आ जाता है। तो शरीर के तापमान के बराबर तापमान लाने में यह सहायक होता है कौन सा छत्र, श्वसनी छत्र। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, इसके पीछे का पक्ष छत्र होता है उस छत्र को हम क्या कहते हैं, संवेदी छत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से पीछे का छत्र होगा जिसे हम क्या कहेंगे, संवेदी छत्र कहा जाता है। या संवेदी छत्र को हम अन्य नाम देते हैं, वो आपको देंगे ऑल फैक्ट्री रीजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑल फैक्ट्री रीजन या इसे हम क्या कहेंगे, संवेदी छत्र कहा जाता है। और ये जो संवेदी छत्र होता है, ऑल फैक्ट्री रीजन्स होता है, ये रीजन होगा ये संवेदनाओं को ग्रहण करता है, गंध की संवेदनाओं को प्राप्त करने का कार्य करता है। तो ऊपर का ये पूरा छत्र ये किसका छत्र होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, संवेदी छत्र होता है, ऑल फैक्ट्री रीजन्स होता है। और इसमें आप ध्यान दीजिए तो उपकला होती है, जिस उपकला को हम क्या कहते हैं, घ्राण उपकला कहा जाता है। और ये घ्राण उपकला होती है, ये उपकला किस नाम से जानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना ये घ्राण उपकला होगी, उस उपकला को सिनेडेरियन उपकला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस घ्राण उपकला को किस नाम से जाना जाएगा, सिनेडेरियन उपकला के नाम से जाना जाता है। ये सिनेडेरियन उपकला या घ्राण उपकला होगी, उस उपकला के माध्यम से ही गंध की संवेदनाओं को ज्ञान करवाया जाता है। यह उपकला होती है, यह आपको ध्यान रखना है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार सीलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती हैं। तो ये विशेषता आपको इस एपिथेलियम की ध्यान रखनी है। इसकी एपिथेलियम होती है वो किस प्रकार की होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार और सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती हैं। अर्थात ये एपिथेलियम किस प्रकार की होगी, तो हिंदी में क्या ध्यान रखना है, कूट। आप ध्यान दीजिए, सूडो का मतलब कूट, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ, स्तरित प्रकार की होती है, कूट स्तरित। और आप ध्यान देंगे कोल्यूमिनार यानी स्तंभाकार प्रकार की होती है, किस प्रकार की होगी, स्तंभाकार। और आप ध्यान दीजिए सीलिएटेड यानी पक्षमाभी उपकला होती हैं, किस प्रकार की उपकला होगी, तो आप ध्यान दीजिए इनकी उपकला होती हैं वह
किस प्रकार की होगी, तो आपको जानना है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार के एपिथेलियम से ये संवेदी क्षेत्र बनता है जिनके माध्यम से हमें गंध की संवेदनाओं का ज्ञान होता है। तो ये पहला भाग हो जाता है हमारा कंप्लीट, कौन सा, नासा द्वार एवं नासा गुहा। तो आप ध्यान दीजिए कि नासा द्वार के माध्यम से जो श्वसन तंत्र बाहर की ओर खुलता है और बाहर की ओर एक जोड़ी नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। नासा छिद्र होते हैं वो अंदर की ओर आंतरिक नासा छिद्र के रूप में खुलते हैं। आंतरिक नासा छिद्र में बाह्य नासा छिद्र के बीच का भाग क्या कहलाता है, नासा गुहा कहलाता है। नासा गुहा तो उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, वेस्टिब्यूल क्षेत्र, उसके बाद में आपको श्वसनी क्षेत्र और उसके बाद में संवेदी क्षेत्र हमको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए ये पीछे की ओर खुलेगा और पीछे की ओर भाग खुलता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपको जानना ये पीछे की ओर का भाग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा भाग होगा, नासाग्रसनी होता है। पीछे की ओर भाग होगा वो कौन सा होगा, नासाग्रसनी होता है, नेजोफेरिंक्स होता है। तो इस प्रकार से जो नेजोफेरिंक्स भाग होता है, नासाग्रसनी भाग होता है, वो पीछे की ओर उपस्थित होता है। तो अगला भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, नासाग्रसनी या नेजोफेरिंक्स। नासाग्रसनी में आप क्या ध्यान देंगे कि नासा जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं वह ग्रसनी में खुलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नासाग्रसनी कहते हैं। नासाग्रसनी होती है वह भोजन और वायु दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये दोनों का किस प्रकार का मार्ग होगा, उभयनिष्ठ मार्ग होता है। और नासाग्रसनी होती है वह कंठ के माध्यम से कहाँ खुलेगी, श्वास नली में खुलती है, घाटी द्वार के माध्यम से। तो ये किसके माध्यम से खुलेगी, यहाँ पर द्वार होगा उसे हम क्या कहेंगे, घाटी द्वार कहा जाता है। तो घाटी द्वार के माध्यम से कहाँ क्या खुलती है, घाटी द्वार, या जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लोटिस कहा जाता है। ध्यान दीजिए, घाटी द्वार या ग्लोटिस होता है जिसके माध्यम से नासाग्रसनी होगी वह श्वास नली में खुलती है, ट्रेकिया में खुलती है। इस घाटी द्वार होता है उसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन कहा जाता है या एपिग्लोटिस कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसे हम एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो घाटी ढक्कन या इसे हम क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। ये जो मुख ग्रसनी का भाग होगा और ये भाग होता है उसे हम कहते हैं लेरिंगोफेरिंक्स। तो इस प्रकार से ये लेरिंगोफेरिंक्स भाग हो जाएगा, लेरिंगोफेरिंक्स। और उसके बाद में ये भाग है, ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है जो ओरोफेरिंक्स होता है ये भाग हो जाएगा ओरोफेरिंक्स। तो इस प्रकार से ओरोफेरिंक्स भाग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ओरोफेरिंक्स भाग तो होगा वो किसमें खुल जाएगा, पीछे की ओर गर्सिका उपस्थित होती है और गर्सिका में खुल जाता है। तो इस प्रकार से ये पाइप होगी, ये तो किसकी भी फूड पाइप होगी, और ये पाइप होती है ये आगे की पाइप होगी जो कौन सी होगी, श्वास नली होती है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। तो अगला भाग कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है श्वास नली। और श्वास नली से पहले आपको ध्यान रखना है ये भाग होता है श्वास नली का शीर्ष भाग जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है श्वास नली का जो शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग को हम क्या कहते हैं, कंठ कहा जाता है। तो अगला भाग हम देखेंगे किसके बारे में, कंठ के बारे में। ध्यान दीजिए, कंठ या जिसे हम क्या कहेंगे, लैरिंक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से कंठ या लैरिंक्स होता है। यहाँ आप ध्यान देंगे श्वास नली का जो ऊपर का शीर्ष भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, जो कि श्वास नली से नासाग्रसनी को जोड़ता है। इस कंठ भाग होता है, इसमें ये उपास्थियों से बनी हुई पेटिका नुमा संरचना है, उपास्थि में पेटिका है और जो किसका कार्य करती है, ध्वनि उत्पादन का कार्य करती है। उपास्थि में पेटिका है जो किसका कार्य करेगी, ध्वनि उत्पादन का कार्य करती है। तो कंठ उपास्थि में पेटिका होती है जो ध्वनि उत्पादन का कार्य करती है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। तो इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि पेटिका के नाम से जाना जाता है, साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि पेटिका या साउंड बॉक्स कहते हैं। ये ध्वनि पेटिका या साउंड बॉक्स होता है वो किससे बना होता है, उपास्थियों से बना होता है। इसमें आप ध्यान दीजिए 6 प्रकार की उपास्थियाँ होती हैं। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की उपास्थियाँ होगी जिनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है। तो आपको जानना है कंठ का निर्माण होता है। और कंठ में 6 प्रकार की जो उपास्थियाँ होती हैं वो टोटल संख्या कितनी होती है, तो आपको जानना है कुल संख्या होगी, टोटल संख्या होती है वो 9 होती है। तो 9 उपास्थियाँ होगी जो कि 6 प्रकार की होती है, मिलकर के किसका निर्माण करेगी, कंठ का निर्माण करती हैं। वे उपास्थियाँ कौन कौन सी है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहली उपास्थि होती है जो सबसे बड़ी उपास्थि होती है जिसे हम थायराइड उपास्थि कहा जाता है। क्या कहेंगे, थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहली कार्टिलेज होगी जिसे हम क्या कहेंगे, थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। और ये लार्जेस्ट कार्टिलेज होती है, जो कंठ होता है उसकी लार्जेस्ट कार्टिलेज होती है वो कौन सी होती है, तो आप क्या ध्यान देंगे, लार्जेस्ट कंठ की जो कार्टिलेज होती है उसे
हम क्या कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। और ये थायराइड कार्टिलेज होती है, ये थायराइड कार्टिलेज होगी वो संख्या में कितनी होती है, एक होती है। तो ये संख्या में कितनी होगी, एक होगी। और लार्जेस्ट कार्टिलेज होती है जिसे हम क्या कहेंगे, थायराइड, ऊपर की ओर जो घेरे हुए रहती हैं थायराइड कार्टिलेज कहलाएगी। थायराइड कार्टिलेज के बाद में आपको ध्यान का दूसरी होती है क्रिकोइड, दूसरी कौन सी होगी, क्रिकोइड कार्टिलेज होती हैं। और क्रिकोइड जो कार्टिलेज होगी उसमें ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार की कार्टिलेज होती हैं जो कि मुद्रिका समान होती है, रिंग के समान होती है, यानी अंगूठी के समान होती हैं। तो इस प्रकार से अंगूठी के समान होगी जिसे हम क्या कहेंगे, सिंगनेट प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से ये सिंगनेट या रिंग शेप की होती है जिसे हम क्रिकोइड प्रकार की कार्टिलेज कहा जाता है। ये भी संख्या में कितनी होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना, एक होती है। उसके बाद में तीसरे प्रकार की होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना एरिटिनोइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से एरिटिनोइड प्रकार की होगी। और एरिटिनोइड कार्टिलेज होती है संख्या में दो होती है, पीछे की ओर दिखाई देती है, अग्रभाग में नहीं दिखाई देती है। और इस संख्या में कितनी होगी, दो होती है। फिर उसके बाद में चौथे प्रकार की होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है क्यूनिफॉर्म प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से चौथे प्रकार की होगी वो कौन सी होगी, क्यूनिफॉर्म प्रकार की होती हैं। और ये भी संख्या में कितनी होती है, दो होती हैं, छोटी पीछे की ओर उपस्थित होती हैं। और पांचवें प्रकार की होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको जानते हैं कॉर्निकुलेट प्रकार की होती हैं। कौन सी होगी, कॉर्निकुलेट। और कॉर्निकुलेट होती है, ये भी संख्या में कितनी होगी, दो होती है। फिर लास्ट प्रकार की होती है जो कि ऊपर की ओर ढक्कन नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से एपिग्लोटिस। तो ये पांच जो छह प्रकार की उपास्थियाँ होती हैं उनसे मिलकर के और किसका निर्माण होता है, तो लैरिंक्स का निर्माण होता है, कंठ का निर्माण होता है। इसमें से ऊपर की जो तीन प्रकार की है, ये तीनों प्रकार की होगी वह हाईलाइन प्रकार की, आप ध्यान दीजिए, तो हाईलाइन प्रकार की कार्टिलेज होती हैं। जबकि ये जो नीचे की तीन प्रकार की कार्टिलेज है ये इलास्टिक प्रकार की कार्टिलेज होती हैं। तो इलास्टिक कार्टिलेज होगी वो आपको ध्यान रखना है, ये नीचे के प्रकार की कार्टिलेज होती हैं। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। तो इस प्रकार से 6 टाइप की उपास्थियाँ होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, जो कि टोटल संख्या में 9 होती हैं, जिनसे मिलकर के कंठ का निर्माण होता है। और आप देखेंगे कि कंठ के अंदर होते हैं वो वाक तंतु उपस्थित होते हैं, यानी वोकल कॉर्ड उपस्थित होते हैं। इनके अंदर क्या उपस्थित होंगे, वाक तंतु उपस्थित होते हैं, वोकल कॉर्ड उपस्थित होते हैं। और ये कितने जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी उपस्थित होती हैं। ऊपर की ओर 2 जोड़ी होंगी जिससे मिथ्या वाक तंतु कहते हैं, नीचे की ओर 2 जोड़ी उपस्थित होंगे जिससे हम वास्तविक वाक तंतु कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के वाक तंतु, 2 जोड़ी वाक तंतु उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी होंगी जिससे मिथ्या वाक तंतु और दूसरी जोड़ी होगी जिसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक वाक तंतु कहा जाता है। ये वाक तंतु होते हैं, इनके माध्यम से ही ध्वनि उत्पादन होता है। तो जैसे ही वायु अंदर से बाहर की ओर निकलती है तो निकलने के फलस्वरूप इसमें कंपन होगा और जिसके फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये किस रूप में काम करेगी, ध्वनि पेटिका के रूप में कार्य करती है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया, वो कौन सा आपको ध्यान रखना है, कंठ के बारे में ध्यान रखना है। और कंठ होगा वो पीछे की ओर किसमें खुलता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रेकिया में खुलता है, श्वास नली में खुलता है। तो इस प्रकार से कंठ होगा वो पीछे की ओर किसमें खुलता है, श्वास नली, या जैसे हम क्या कहेंगे ट्रेकिया कहा जाता है, उसमें खुलता है। श्वास नली या किसमें खुलेगा, ट्रेकिया में खुलता है। अब ट्रेकिया के बारे में आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये श्वास नली जो ट्रेकिया है या श्वास नली है, ये श्वास नली होगी वो आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है कहाँ पर होती है, तो श्वास नली होगी वो आपको लगता है कहाँ से, जो कंठ के माध्यम से ग्रसनी से जुड़ी रहती है। और श्वास नली होती है उसकी लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होती है। तो लंबाई होगी वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई होती है वो आपको ध्यान रखना है, ये तो लंबाई इसकी ध्यान रखनी है और इसकी चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इनकी चौड़ाई होगी वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है और लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। और श्वास नली होती है, उस श्वास नली में आप देखेंगे तो इस पर सी आकार के क्या पाए जाते हैं, उपास्थि में वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इस पर ऊपर सी आकार के उपास्थि में वलय उपस्थित होते हैं। और ये सी आकार के जो उपास्थि में वलय उपस्थित होते हैं इनकी संख्या होती है वो आपको देखता है 16 से 20 होती है। 16 से 20 की संख्या में सी आकार के उपास्थि में वलय उपस्थित होते हैं। और इस सी आकार के जो उपास्थि में वलय उपस्थित होते हैं, ये वलय होते हैं जब श्वास में वायु नहीं होती है तो उससे पिसकने से रोकने का कार्य करते हैं। वो कौन करते हैं, तो इसी आकार की उपास्थि में वलय होंगे उनके द्वारा कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद में देखिए कि उपास्थि में जो वलय उपस्थित होते हैं उन वलयों के बाद में आपको ध्यान रखना है कि श्वास नली होगी वह श्वास नली 5वीं
वक्षीय कशेरुका, ध्यान देना ऊपर की ओर 7 होती हैं, वो कौन सी होती हैं, तो आपको देखना है गिरवा कशेरुकाएं होती हैं, थोरसिक, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो वक्षीय कशेरुकाएं होगी वो 5वीं वक्षीय कशेरुका होती हैं, उस वक्षीय कशेरुका के आसपास जाकर के और ये 2 भागों में बंट जाती हैं। तो इस प्रकार से 2 भागों में बंट जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। तो इस प्रकार की 2 भागों में बंट जाएगी और जिसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी ब्रोंकियो का निर्माण होता है, ब्रोंका का निर्माण हो जाता है, प्राथमिक श्वसनी का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी ब्रोंकस बनेगा और ये प्राइमरी ब्रोंकस होता है वह आपको देखना है आगे जाकर के कितने भागों में, प्रत्येक प्राइमरी ब्रोंकस होगा वो एक फफूस में प्रवेश करता है, फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगा और फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद में ये फेफड़ा है वो कौन सा है, तो आपको देखना दायां, और जैसे हम राइट कहेंगे और दूसरा कौन सा, बायां होता है, वहाँ पर हृदय उपस्थित होता है इस साइड, इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, तो ये आकार में छोटा होगा, जबकि दायां फेफड़ा होता है आकार में बड़ा होगा। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक श्वसनी होगी वो आगे जाकर के और द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है, किसमें बढ़ जाएगी, द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है, सेकेंडरी ब्रोंकस में बढ़ जाती हैं। और द्वितीयक श्वसनी होती हैं उनकी संख्या आप ध्यान देंगे तो आपको देखना राइट जो लोब होगा, राइट भाग होता है उसमें इनकी कितने लोब है, 3, तो संख्या कितनी होगी, 3। इसी प्रकार से लेफ्ट में आप ध्यान देंगे तो कितने लोब, 2, तो संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर संख्या कितनी होगी, तो 2, और यहाँ पर कितनी होती है, 3 संख्या में उपस्थित होते हैं। ये द्वितीयक श्वसनी होती है वो अगेन जाकर के बढ़ जाएगी और ये किस में बढ़ेगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। तो प्राथमिक श्वसनी होगी वो किस में बढ़ेगी, तृतीयक श्वसनी भाग में विभक्त हो जाती है। और तृतीयक श्वसनी होती है उनकी संख्या, वैसे आपको ध्यान रखने का मतलब नहीं है, तो राइट लोब होगा इस राइट भाग के फुफ्फुस में होता है, उनमें इनकी संख्या होगी वो आपको ध्यान का 10 होगी, जबकि आप ध्यान देंगे लेफ्ट पार्ट होता है उसके अंदर इनकी संख्या होती है वो 8 होती है, तो तृतीयक श्वसनी बन जाएगी। और तृतीयक श्वसनी होती है, यह तृतीयक श्वसनी होगी वो आगे जाकर किसमें खुलेगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अंतःस्थ जो प्राथमिक श्वसनिकाओं में बढ़ जाएगी, आगे जाकर किसका निर्माण हो जाएगा, प्राथमिक श्वसनिकाएं बन जाएगी, यानी ब्रोंक्यूल्स का निर्माण हो जाएगा। यानी इससे कौन सी ब्रोंक्यूल्स बनेगी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी ब्रोंक्यूल का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार से ब्रोंक्यूल्स का निर्माण हो जाएगा। और ये ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर के बहुत सारी पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करेगी और ये पल्मोनरी जो ब्रोंक्यूल्स होगी वह टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में विभक्त हो जाती हैं। किसमें विभक्त होगी, अंतिम रूप से टर्मिनल ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में विभक्त होती हैं। तो इस प्रकार से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाती हैं, तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाएगा। और इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और यहाँ से वापस देख लेते हैं अपन कि किसका निर्माण हो जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का। ये यहाँ चित्र से देख लीजिए, ये प्राथमिक श्वसनिका थी, ये प्राइमरी ब्रोंकाई थी और प्राइमरी ब्रोंकाई थी, ये आगे जाकर किसमें बढ़ जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में बढ़ जाएगी। और सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी वो किसमें बढ़ जाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, टर्सरी ब्रोंकियोई में बढ़ जाएगी। इस प्रकार से तृतीयक ब्रोंकिया में बढ़ जाएगी और ये आगे जाकर किसमें बढ़ेगी, तो बहुत सारी क्या बढ़ेगी, श्वसनिकाएं, और जिसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक श्वसनिकाएं कहेंगे। तो इस प्रकार से प्राथमिक श्वसनिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये प्राथमिक श्वसनिकाएं होगी वो किसमें बढ़ जाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अंतस्थ श्वसनिकाओं में, अंतस्थ श्वसनिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अंतस्थ श्वसनिका या ब्रोंक्यूल्स का निर्माण हो जाएगा। अंतस्थ श्वसनिका होगी उनके आगे की जो श्वसनिकाओं के पार्ट बन जाएंगे और उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से रेस्पिरेटरी ब्रोंकिया कहा जाता है। तो इससे आगे ब्रोंकिया बनेगा, उससे ब्रोंक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। तो इस प्रकार से ब्रोंक्यूल्स का निर्माण होगा और उसे हम क्या कहेंगे, श्वसनी ब्रोंकाई कहा जाता है या श्वसनी ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्वसनी ब्रोंक्यूल्स का निर्माण हो जाएगा। और ये श्वसनी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वह किसमें खुलते हैं, वायु कुपिका में खुलते हैं। तो अंतिम रूप से किसमें खुलेंगे, वायु कुपिका में, ओव्यूलाई में खुलते हैं। तो इस प्रकार से वायु कुपिका या किसका निर्माण, ओव्यूलाई होगा उसके अंदर ये खुल जाती हैं। तो ये किसमें खुलेगी, अंतिम रूप से वायु कुपिका ओव्यूलाई या ओव्यूलाई में खुलती हैं। तो ये पूरा पार्ट होगा। उस पार्ट में आप ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक श्वसनिका होगी
वो प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका में, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका में, तृतीयक श्वसनिका होगी वह प्राथमिक श्वसनिकाओं में खुल जाती है, यानी ब्रोंकियोल्स में, यानी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शरी ब्रोंकस। उसके बाद में आपको देखना प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, और प्राइमरी ब्रोंकियोल्स होंगे वह टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होंगे वह किस में खुल जाएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं वो ओव्यूलाई में खुलते हैं। तो इस प्रकार से ओव्यूलाई में खुल जाती है या वायु कुपिका में खुल जाती है। तो ये पूरा पार्ट होगा। उसमें से आप देखिए कि जो श्वास नली से लेकर के, ट्रेकिया से लेकर के, और आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ तक का भाग होता है यानी प्राथमिक श्वसनिका तक भाग होता है, उस प्राथमिक श्वसनिका तक का भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको देखना है कंडक्टिक, या जिसे हम सहवनी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, सहवनी क्षेत्र। और ये और टर्मिनल के बाद में जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स होती हैं उससे लेकर के और वायु कुपिका का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको देखना एक्सचेंज जोन कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे, तो आपको देखना एक्सचेंज जोन, या इसे हम रेस्पिरेटरी जोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस जोन को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी जोन कहा जाता है। जबकि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, यानी प्राथमिक जो श्वास नली होती है वहाँ से लेकर के और यहाँ तक का भाग होगा, उस भाग को हम क्या कहेंगे, तो आपको देखना है सहवनी जोन कहा जाता है या सहवनी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सहवनी क्षेत्र होगा। और यहाँ आपको ध्यान रखना है जो श्वास नली होगा वहाँ से लेकर के, और आपको ध्यान रखना है जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं वहाँ तक का भाग होता है, वह भाग रेस्पिरेटरी वह भाग आपको ध्यान रखना है ब्रोंकस ट्री कहलाता है या ब्रोंकियोल्स ट्री कहलाता है। जबकि यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है उसे हम रेस्पिरेटरी ट्री भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होता है, श्वास नली एवं श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जो अगला भाग है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना अगला भाग होगा वह फेफड़े होंगे या फुफ्फुस होते हैं। तो अगला नेक्स्ट भाग हम देखेंगे फेफड़े या फुफ्फुस के बारे में। तो फेफड़े या फुफ्फुस में आप ध्यान देना है कि फेफड़े या फुफ्फुस होते हैं वो मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी, तो आपको ध्यान रखना एक जोड़ी फेफड़े या फुफ्फुस उपस्थित होते हैं। तो एक जोड़ी फेफड़े या क्या उपस्थित होंगे, फुफ्फुस उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी फुफ्फुस मनुष्य के अंदर उपस्थित होते हैं। और फुफ्फुस होते हैं वो आपको देखते हैं गुहा के अंदर बंद रहेंगे, यानी इसके अंदर दोहरी झिल्ली से बंद रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको देखते हैं फुफ्फुसावर्णी झिल्ली कहा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, फुफ्फुसावर्णी झिल्ली कहा जाता है। और इस फुफ्फुस का निर्माण होगा वो किससे होगा, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका, श्वसनिकाएं एवं आपको देखना ओव्यूलल जो वायु कुपिका उनसे मिलकर के होता है। और इसके बाहर की ओर आवरण होता है जिसे हम फुफ्फुसावर्णी झिल्ली या इसे हम प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। और ये प्लूरल झिल्ली होती है वह उपस्थित होती है। और इस प्लूरल झिल्ली में आप देखेंगे तो प्लूरल झिल्ली होगी वह इसको घेरे हुए रहती है, दोहरे आवरण से होती है। इनके मध्य का अवकाश होता है उसे प्लूरल अवकाश कहेंगे, जिसके अंदर प्लूरल या फुफ्फुसावर्णी तरल भरा रहता है। प्लूरल तरल या कौन सा तरल, फुफ्फुसावर्णी तरल भरा रहता है, जो कि तरल कहते हैं, जो कि घर्षण को कम करने का कार्य करता है। जो घर्षण होगा इन फेफड़ों के मध्य उस घर्षण को कम करता है। और इस प्रकार से जो आप ध्यान देंगे तो किसका निर्माण होगा, फेफड़ों का निर्माण हो जाता है। और फेफड़े होते हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको दायां फेफड़ा होता है, फुफ्फुस होता है, उस दाएं फुफ्फुस होता है उसके अंदर 3 भागों में बंटा होता है। जबकि बायां फुफ्फुस होता है वह कितने भागों में बंटा रहता है, 2 भागों में बंटा हुआ रहता है। तो दायां फुफ्फुस होगा वो कितने भागों में, 2 पालियों में 2 भागों में बंटा रहता है। जबकि दायां फुफ्फुस होगा वो कितने भागों में बंटा रहता है, 3 भागों में बंटा हुआ रहता है। फेफड़े होते हैं वो फेफड़े आपको ध्यान रखना है ऊपर की ओर आप देखेंगे तो जो पीछे की ओर उपस्थित होती है वह कशेरुका या कशेरुकी दंड वक्षीय कशेरुका उपस्थित होगी, जबकि आगे की ओर रोस्ती उपस्थित होती है, पार्श्व में पसलियों से घिरी हुई रहती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि नीचे की ओर होगा वो कौन सा भाग उपस्थित होता है, डायाफ्राम उपस्थित होता है, उससे घिरा हुआ रहता है। और इसे पिंजरे का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, वक्षीय गुहा कहा जाता है। तो इस प्रकार से वक्षीय गुहा का निर्माण होगा, वक्ष गुहा का निर्माण होता है। और ये वक्ष गुहा होती है वह वायुरोधी होती है, यानी वायुरोधी होगी जिसके कारण से जो फेफड़े उनमें संकुचन और शीतलन आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार से इनमें संकुचन और शीतलन होगा वह आसानी से हो सकता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो वक्षीय गुहा होती है उस वक्षीय गुहा के नीचे की ओर कौन सा भाग उपस्थित है, डायाफ्राम। और डायाफ्राम होता है इसमें संकुचन होने के फलस्वरूप ये चपटा हो जाता है, चपटा होने के कारण से वक्ष गुहा का आयतन होता है वह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से डायाफ्राम होगा वह चपटा होता है। और ये पार्श्व में जो पसलियां उपस्थित होती हैं उन 2 पसलियों के बीच का स्थान होता है उसे अंतरापरसुक स्थल कहा जाता है।
और दो पसलियों के बीच का स्थल होगा उसे हम क्या कहेंगे, अंतरापरशुक स्थल कहा जाता है। और अंतरापरशुक जो होगा भाग उसमें पेशियां उपस्थित होती हैं, और अंतरापरशुक भाग में जो पेशियां उपस्थित होगी उसे हम क्या कहेंगे, अंतरापरशुक पेशियां कहा जाता है। तो पसलियों के बीच का भाग होता है जिसे हम अंतरापरशुक कहा जाता है, और अंतरापरशुक में जो पेशियां उपस्थित होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको अंतरापरशुक पेशियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होगी, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां और दूसरी कौन सी होती है, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां उपस्थित होती हैं। तो ये दो प्रकार की होगी, कौन सी, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां और दूसरी कौन सी होती है, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां उपस्थित होती हैं। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां होती हैं वो ऊपर की जो पसली होगी उस पसली के पृष्ठ भाग से और नीचे की पसली के अधर भाग से जुड़ी हुई रहती है, और इस बाह्य अंतरापरशुक पेशी होगी इनमें संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, बाहर की ओर खींच जाती हैं, जिसके कारण से वक्ष गुहा का आयतन होगा वो बढ़ जाता है। जबकि आप ध्यान देंगे तो आपको लगता है आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां होती हैं वह निचली पसली के जो निचली पसली होती है उस पसली के पृष्ठ भाग से जुड़ी होती है, जबकि ऊपर की पसली होती है उसके अधर भाग से जुड़ी हुई रहती है, और इनमें जो संकुचन होगा जिसके फलस्वरूप बलपूर्वक हम उच्छ्वसन करते हैं, श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, उस समय ये कार्य करती है, वो कौन सी पेशियां करेगी, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां कार्य करती है। तो हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उसमें यही ध्यान रखना आपको, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां और डायफ्राम होगा, इन तीनों में संकुचन और सितरन होने के फलस्वरूप क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। फिर उसके बाद में इसमें जो वायु कुपिकाएं होगी वह फेफड़ों की क्या होती हैं, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, और वायु कुपिकाएं होती हैं उसकी आंतरिक संरचना हम देखेंगे तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जो श्वास नली होती है उस श्वास नली की जो उपकला होगी वो तो किस प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये कूट स्तरित स्तंभाकार पक्षमा भी उपकला होती है। धीरे धीरे करके ये किस प्रकार की हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है यह जो बाद में जो इसके अंदर होगी तो किस प्रकार की होगी, स्क्वाय मॉडल प्रकार की हो जाएगी, और स्क्वाय मॉडल प्रकार की हो जाएगी, और इस प्रकार की स्क्वाय मॉडल पतली उपकला होती है, और पतली उपकला होगी जिसके माध्यम से गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। इन वायु कुपिकाओं के बाहर रुधिर केशिकाओं का जाल उपस्थित होता है, और वायु कुपिकाओं उपस्थित जो रुधिर केशिकाओं का जाल होता है उनके मध्य और वायु कुपिका में उपस्थित जो कोशिकाएं होगी उनके मध्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से फेफड़ों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, वायु कुपिकाएं होती हैं, अविलर होती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना, मानव का जो श्वसन तंत्र होता है उसका निर्माण किस प्रकार से